हेलो एस्पिरेंट, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी सीटेट प्रिपरेशन में करने में हेल्प करती हूँ, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सीटेट का एग्जाम आने वाला है, जुलाई में पेपर है। आज हम 2021 का पेपर एनालिसिस करेंगे और चीजों को समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न रहा है और क्या पैटर्न चेंज हो गया है। और अपने लास्ट लेक्चर में मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन का एमसीक्यूज करा के रखा हुआ है, तो उसको प्लीज जाके देखिएगा और चीजों को समझिएगा और कोई क्वेश्चन ना समझ पाए तो उसको प्लीज पूछिएगा। और मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं और पेपर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls and boys don't cry." भाई एक खेल में बच्चा क्या हो जाता है, बच्चे को चोट लग जाती है रोहन को, जिसमें उसके पापा कहते हैं कि लड़कियों की तरह मत रो और लड़के रोते नहीं। तो ये क्या डिपेक्ट करता है? अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि अब हम कॉन्सेप्ट एक समझते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, और एक कॉन्सेप्ट होता है जेंडर कॉन्स्टेंसी का। अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या कहती है? जो लड़कियों का काम क्या है और लड़कों का काम क्या है, कि लड़कियां बर्तन धुलेंगी, भाई घर का काम करेंगे, लड़के क्या करेंगे, पैसे कमा के लाएंगे, बाहर जाएंगे। मतलब रोल क्लियर कर दिया गया है कि क्या लड़की का रोल है, क्या। ये हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। कॉन्स्टेंसी में क्या होता है कि लड़कियां आगे जाके क्या बनेंगी, वुमेन बनेंगे, बॉयज आगे जाके मैन बनेंगे। तो ये चीज का क्लियर होना, ये चीज कॉन्स्टेंसी कहती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियो मतलब कि लड़का क्या कर सकता, क्या क्या काम होता है कि लड़का रो नहीं सकता और लड़कियां रो सकती है। हमने क्या कर दिया, रोल बता दिया कि क्या लड़की का काम है, क्या लड़की का काम है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। चैलेंज, किसी तरीके का चैलेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। रिड्यूस जेंडर बायस, जेंडर बायस तो बता रहा है कि रिड्यूस कैसे हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट देखिए, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी की तो बात हो ही नहीं रही, आप बता दिए लड़कियां नहीं लड़कियां ही रोती है, लड़के नहीं रोते, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। सेकंड देखिए, इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रगतिशील शिक्षा है उस ऐसे क्लासरूम में क्या होना चाहिए, क्या टीचर्स को करना चाहिए। देखिए, अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, एक फिक्स्ड करिकुलम, एक फिक्स्ड पाठ्यक्रम के थ्रू पढ़ाना चाहिए। एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, क्या कंपटीशन की भावना लानी चाहिए। या एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चों को देनी चाहिए ताकि बच्चे अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। या स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड, लेबल लगा देना कि कौन बच्चा स्लो है, कौन बच्चा फास्ट है, या ये होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है, कंपटीशन की भावना नहीं करनी है, करिकुलम को फिक्स नहीं करना है। हमें क्या करना है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि बच्चा अपना इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज को खुद से ही कंस्ट्रक्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in the form of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will, अब लेव वाइगोस्की ने क्या कौन सी थ्योरी दी थी, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट की बात की थी। इन्होंने तीन चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी कि क्या बताया था, इन्होंने क्या बताया था कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट है, कल्चर इंपॉर्टेंट है, और लैंग्वेज हमारी एज एन टूल इम्पोर्टेंट है। इन्होंने तीन एस्पेक्ट की बात की थी। इन्होंने स्पीच की भी बात की थी, किसकी, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और इनर स्पीच की बात की थी। इस तरीके से रिवीजन होता रहेगा बेटा। बच्चों, अगर हम लेव वाइगोस्की के बारे में तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, अगर हम वो चीज रिकॉल करेंगे तो रिवीजन होता रहेगा। और इन्होंने ये भी बताया था कि बच्चा जो सीखता है वो किसके साथ सीखता है, एमकेओ विद दी, जो स्कैफोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था। अच्छा, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, ब्रूनर साहब ने दिया था। ब्रूनर साहब ने डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, डिस्कवरी मेथड की बात कौन करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था। तो इसमें पूछ रहा है
कि जो टीचर होता है, अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है, किसी उस कार्य में फंस जाता है, तो जो टीचर होता है उसको कहीं ना कहीं क्यूज और हिंट देके बच्चे को हेल्प करता है। इस टेम्परेरी हेल्प को लेव वाइगोस्की के द्वारा क्या कहा गया है? ऑप्शन देखिए, डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, डिमोटिवेट करना, बिल्कुल नहीं। एक्ट एज स्कैफोल्ड ऑफ लर्निंग, वाइगोस्की के द्वारा इसको क्या कहा गया? स्कैफोल्डिंग, जहाँ पे टीचर टेम्परेरी हेल्प दे रही है बच्चे को ताकि बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके। तो कॉज ऑफ विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट नहीं होगा। मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकेंड विल बी राइट। नेक्स्ट देखिए, Which of the following is correct in the context of socialization of children? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था सोशलाइजेशन में? हमने कितने प्रकार के सोशलाइजेशन होते हैं, कौन कौन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं, सोशलाइजेशन क्या है, ये चीजें पढ़ा था। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन और भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्कूल हमारा क्या है? एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, लेकिन फैमिली हमारी क्या है? एक प्राइमरी सोशलाइजेशन। स्कूल प्राइमरी सोशलाइजेशन, तो ये यहीं पे गलत हो गया। पीयर आर प्राइमरी सोशलाइजेशन, पीयर हमारे सेकेंडरी में आते हैं, प्राइमरी में नहीं आते हैं। और फैमिली हमारी सेकेंडरी है, तो ये भी गलत है। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी, तो फैमिली हमारी प्राइमरी है, मास मीडिया हमारी सेकेंडरी है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर विल बी 1। स्कूल हमारा क्या होता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। फैमिली हमारी क्या होती है? प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ा था, जिसमें रीसोशलाइजेशन पढ़ा था आपका, आप लोग को ध्यान होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो उस पर प्लीज पहले से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, तब आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज्ड एज। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने की थी? हॉवर्ड गार्डनर साहब ने दी थी। इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताया था, जिसमें आपका इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्पेशल, म्यूजिकल, आपके ये सारे आ जाएंगे। ठीक, इन्होंने ये बताया था। और आपको क्या बताना है इसमें, इस ऑप्शन में, कि मल्टीपल इंटेलिजेंस किस पे एम्फसाइज करता है, ये थ्योरी किस पे एम्फसाइज करती है। पहला ऑप्शन देखिए, आईक्यू इज मेजर ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट से आईक्यू मेजर किया जा सकता है? या इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस ऑल, सारे मतलब एक डोमेन में इंटेलिजेंट है तो सभी डोमेन में इंटेलिजेंट हो गया, ऐसा बताता है। या देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही। इन्होंने क्या बताया? 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया कि बच्चा अगर पढ़ाई में नहीं अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा बाकी सारी चीजों में भी अच्छा ना हो सकता है किसी का आर्ट अच्छा हो सकता है किसी को गाना अच्छा आता हो सकता है किसी के पास और क्रिएटिविटी हो। तो ये हमारा क्या बताया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में हमें पता चला था। देयर इज नो ऑप्शन लास्ट देखिए, देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट and doing something because of others approve it represent dash stage of morality। ये भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। इसमें लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या दिया था? 3 आपकी स्टेज दी थी और 6 आपका लेवल दिया था, जिसमें इन्होंने दूसरे लेवल में क्या बताया था कि जो बच्चा होता है वो दूसरों के अकॉर्डिंग क्या करता है? काम करता है ताकि अपनी छवि अच्छी दिखा सके। ठीक, जिसमें इनके 2 लेवल थे, आपका सोशल, आपका गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली स्टेज थी, और एक आपका क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टेज थी। यहाँ पे बच्चा रूल्स रेगुलेशन को मानता है और सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या करता है? काम करता है। तो ये आपकी स्टेज थी। और आपका गुड बॉय गुड गर्ल, तो अच्छी छवि मतलब अपने आप को अप्रूव करने के लिए बच्चा परफॉर्म करता है, एक्ट करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका गुड बॉय गुड गर्ल वाली सिचुएशन हो जाएगी, जो आपकी सेकेंड लेवल में आती है, मतलब कन्वेंशनल में आती है। फर्स्ट क्या है? प्री कन्वेंशनल, सेकंड क्या है? कन्वेंशनल, और थर्ड क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल। नेक्स्ट देखिए, लेव वाइगोस्की इज अ सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइज इंपॉर्टेंस डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। अभी हमने लेव वाइगोस्की के बारे में समझा कि वो जो उनकी थ्योरी है वो सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव ही जानी जाती है। तो सोशल मतलब उन्होंने सोसाइटी पर्सपेक्टिव से या समाज के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखा और कल्चर के पर्सपेक्टिव से
क्यों, कल्चर जो हम अपने कल्चर में होते हैं उसी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, उसी के द्वारा हम एथिक्स को समझते हैं। तो इन्होंने कल्चरल फैक्टर को इम्पोर्टेंस दिया। तो वही इन्होंने किस चीज को एम्फसाइज किया है उस चीज को आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, कल्चरल टूल, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, इक्विलिब्रेशन। एट्रीब्यूशन मोटिवेशन की थ्योरी, मोटिवेशन नहीं होगा। इक्विलिब्रेशन की बात भी नहीं करते हैं, किसकी बात करते हैं, आपके कल्चरल टूल की बात करते हैं लिम्बर्गस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। अब जीन पियाजे के बारे में बात कर लेते हैं, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं आपके। इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। इन्होंने हेरिडिटी फैक्टर को इंपॉर्टेंस दिया था, सोशल फैक्टर को इग्नोर किया था। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी आपकी प्री ऑपरेशनल। पहली आपकी सेंसरी मोटर स्टेज थी, दूसरी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, तीसरी आपकी कॉन्क्रीट थी और चौथी आपकी कौन सी थी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज थी। ठीक, अब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इन्होंने 4 आपके मेन कंपोनेंट बताए थे जिसकी वजह से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जिसमें आपका स्कीमा था, एसिमिलेशन था, अकोमोडेशन था, ठीक, और आपका क्या था, इक्विलिब्रेशन था। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके जीन पियाजे साहब ने बताए थे। अब वही चीज बतानी है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ क्या यूज किया था। तो कॉग्निशन हमारा रिलेटेड टू माइंड होता है, कॉग्निटिव या कॉग्निशन में याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या बताया था, क्या ये एक साइकोलॉजिकल टूल है या स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन है। लर्निंग थ्योरी की बात नहीं हो रही थी, ऑप्शन गलत हो गए। या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात आपके वाइगोस्की करते हैं, या स्कीमा। अभी मैंने आप लोग को बताया मेन कंपोनेंट, तो स्कीमा विल बी राइट आंसर। इन्होंने क्या बताया, स्कीमा क्या होता है, जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चे के दिमाग में होता है। अगर उसने कुत्ते को देखा है तो उसके अंदर उसकी इमेज बैठी है और वो उसी चीज को समझ पाएगा। अगर उसने नहीं देखा तो वो इमेज उसके दिमाग में नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्री ऑपरेशनल इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। अब प्री ऑपरेशनल की पहली कौन सी थी आपकी, सेंसरी मोटर, दूसरी कौन सी थी, प्री ऑपरेशनल। अब इस स्टेज का आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किसमें है, फॉर्मल ऑपरेशन में है। सेंट्रेशन इन थॉट, तो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपका सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें सेंट्रेशन में क्या होता है कि बच्चा एक ही एस्पेक्ट को क्या कर पाएगा, फोकस कर पाएगा। लेकिन डिसेंट्रेशन किसमें क्या होता है, बच्चा मल्टीपल एस्पेक्ट को क्या कर पाएगा, फोकस कर पाएगा। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, ये किसमें आपका फॉर्मल ऑपरेशन में होता है। और कंजर्व एंड सीरिएशन वाला कॉन्सेप्ट आपका किसमें होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। तो राइट आंसर विल बी सेंट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, Which of the following statement is correct in concept of development? डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। ऑप्शंस देखिए, डेवलपमेंट हैज सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन। जो डेवलपमेंट का रेट होता है, जब दो लोग एक समान नहीं होते तो उनके डेवलपमेंट का रेट भी सेम नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल। डेवलपमेंट सिर्फ स्कूल में जो हमें समझाया जाता पढ़ाया जाता उससे होता है, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। पीरियड ऑफ चाइल्डहुड में ही डेवलपमेंट आपका होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। डेवलपमेंट हमारा कब से, वॉर्म टू टॉर्म चलता है, जब हम जन्म लेते हैं और मृत्यु तक हमारा डेवलपमेंट चलता है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बिल्कुल सही। डेवलपमेंट क्या है, यूनिडायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट ऑल एस्पेक्ट की बात करता है, किसी एक एस्पेक्ट की बात नहीं करता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, आपका इमोशनल, लिंग्विस्टिक, सभी डेवलपमेंट की बात होती है। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज। सीक्वेंस बताना है हमें बच्चों का। अब सीक्वेंस में आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए, सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट के बाद सेंसरी, कॉन्क्रीट नहीं, देन एब्स्ट्रैक्ट, देन एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, कॉन्क्रीट, देन कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, देन सेंसरी, या एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, सेंसरी। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे सेंसरी जहाँ पे बच्चा सेंसर से सीखता है, कॉन्क्रीट जहाँ पे बच्चा मतलब आप ठोस ऑब्जेक्ट से कह सकते हैं, जो बच्चों को चीजें दिखती है उससे सीखता है। फिर उसके बाद उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, बच्चा अपने दिमाग में सोचता है, अमूर्त चीजें सामने हो चाहे ना हो, बच्चा वो चीज सोच पाता है। तो राइट सीक्वेंस क्या है, जब बच्चा छोटा रहता है तो सेंसरी से सीखता है,
देन बड़ा होता है तो देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से सीखता है, देन अब उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, तो सीक्वेंस विल बी 1 सेंसरी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट, बाकी सब गलत है। सेंसरी बाद में नहीं आएगा, सबसे पहले सेंसरी आएगा। क्यों? बच्चा पहले सेंसस से सीखता है। जब आप लोग भी छोटे रहते होंगे तो चीजों को देख के, ग्रैप्स करके, मुंह में भर के, तो इस तरीके से चीजों को सीखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी, जो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील शिक्षा, ऐसा क्लासरूम जहाँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन को महत्व दिया जाए, उस क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे ट्रीट करना चाहिए? एज अ हिंड्रेंस टू दी प्रॉपर, भाई जो भी हमें पता है कि सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते, सभी व्यक्ति अलग होते हैं, तो हम उस चीज को अवरोध की भावना से नहीं देखेंगे, हम उस चीज को सेलिब्रेट करेंगे, हम उस चीज को इन्वॉल्व करेंगे और चीजों को सिखाएंगे बच्चों को, तो हिंड्रेंस नहीं होगा। फेलियर एज पार्ट टाइम ऑफ टीचर, फेलियर नहीं इंडिकेट करता है। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, एबिलिटी बेस्ड ग्रुप मतलब हमने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया, तो सेग्रीगेट नहीं करेंगे। देन इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही। हम जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो भी करिकुलम पाठ्यक्रम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उन्हीं के नीड को ध्यान में रखते हुए प्लान करेंगे चीजों को और चीजों को समझेंगे, तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फसाइज शुड बी, इंक्लूसिव क्लासरूम कौन सी क्लासरूम रहती है? अभी मैंने कल ही एमसीक्यूज कराए हैं, जहाँ पे नॉर्मल चाइल्ड के साथ चाइल्ड विद स्पेशल नीड भी, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, बच्चा क्या होता है शामिल होता है, और सबको एक ही स्तर की शिक्षा दी जाती है। तो ये ऐसी एजुकेशन किस पे एम्फसाइज करती है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। कैसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल? हम वही काम कर रहे हैं, हमें गोल हमारा निर्धारित उसी को अचीव करना है। या अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब कि हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स का यूज ना करके एक जो नॉर्मल चीज है उसको यूज करके बच्चों को सिखाना, या सेग्रीगेट कर देना, सेग्रीगेट कर देना, अलग कर देना, या प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट, बिल्कुल सही। तो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या सेग्रीगेशन गलत होगा। हम क्या करते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चा अपना मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर पाए, चीजों को सीख पाए। इस चीज पे हमें कोशिश रहती है, ना कि हम सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं, बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएट यूज। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। ये हमारे एक्ट, सबसे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट था हमारा 1995 में। यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हमारा 1995 हटा के रिप्लेस करके राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 लाया गया। इसमें जनरली हमने सात आपकी डिसेबिलिटी इंक्लूड की जाती थी, अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया है, 21 डिसेबिलिटी कर दिया गया। इसी से निर्धारित क्वेश्चन पूछा है, जो बच्चे डिसेबल होते हैं उनके लिए क्या अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना चाहिए। जैसे आपका विकलांग है, दिव्यांग यूज करना चाहिए, उसी तरीके से ऑप्शन देखिए। रिटार्डेड स्टूडेंट, तो वो मेंटली रिटार्डेड तो होते नहीं है, ठीक। हैंडीकैप स्टूडेंट, ये ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, बिल्कुल सही। ये हमको क्या यूज करना चाहिए, स्टूडेंट विद फिजिकल डिफिकल्टी, ना कि स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी जो टेढ़ी मेढ़ी है। हमें ये सब वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, ये चीज बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी विल बी राइट वर्ड टू यूज फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in order to address the need of the student who are facing learning difficulties, a teacher should not, ऐसे बच्चे जो लर्निंग डिफिकल्टीज को फेस करते हैं, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, तो ऐसे बच्चों में टीचर को क्या चीज यूज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, यूज ऑफ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, मल्टीपल ऑडियो वीडियो एड्स का यूज करना चाहिए। इससे बच्चे को मतलब कई सारे तरीके मिलेंगे सीखने को, सिर्फ एक सिंगल तरीके से स्ट्रक नहीं रहेगा। यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजीज अप्रोच, बिल्कुल सही। हमें टाइम टू टाइम अपने पेडागोजीज को चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द चाइल्ड। हम इक्विटी पे काम करते हैं, हम इक्वालिटी पे काम नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, बच्चों के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान लाना चाहिए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। रिजिड स्ट्रक्चर को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा और बच्चा भी सीख नहीं पाएगा, तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखिए,
डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिव जो बच्चा है उसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर होगा? लो कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है, तो ये क्रिएटिव चाइल्ड की खासियत नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, बिल्कुल सही, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। बच्चा क्या होता है? मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोच सकता है, अपने दिमाग को चला सकता है। क्रिएटिव बच्चा है, हर एक तरीके से सोच सकता है, तो दैट विल बी आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ऑप्शन देखिए, हाइपर एक्टिविटी नहीं होगा, एडीएचडी नहीं है, इनएक्टिवनेस, बच्चा अटेंटिव नहीं है, ये भी नहीं होगा, हमारा क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड। एक क्लासरूम में डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, डिफरेंट कल्चर से बच्चे आते हैं, ऐसी क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? अवॉइड टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हमें क्या करना है? वेलकम करना है, ऐसा नहीं कि उसके बारे में बात नहीं करनी है। ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, हमें डिफरेंट एग्जाम्पल देने हैं डिफरेंट डाइवर्स सेटिंग से। या यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल, तो एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट हमें यूज नहीं करना है, हमें कैटेगराइज बच्चों को नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यस, यूज स्टूडेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, तो हमें ऐसा स्टेटमेंट यूज करना है जिसमें बच्चों के अंदर स्टीरियोटाइपिंग की भावना क्या हो, नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग की भावना आए, तो ये भी हमें नहीं करना। हमें क्या करना है? डिफरेंट एग्जाम्पल देना है डिफरेंट डाइवर्स सेटिंग से, ताकि बच्चा एक दूसरे के कल्चर को, चीजों को समझ पाए। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है? फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार एक ही चीज को करना भाई, और प्रैक्टिस करते हुए सीखना। या एनकरेजिंग फिक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एक ही प्रोसेस को सॉल्व करते रहना, एक ही प्रोसेस से सॉल्व करना प्रॉब्लम को। या इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, डिफरेंट मतलब दो स्टेटमेंट के बीच में हमें क्या क्रिटिकल थिंकिंग डिराइव करना बच्चे को सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा क्या कर सके? डिफरेंशिएट कर सके और एक करेक्ट ऑप्शन को क्या कर सके? सेलेक्ट कर सके। तो ये ऑप्शन आपका क्या सही होगा? बच्चों के अंदर हमें इंकरेज करना चाहिए एनालॉजीज, यूज ऑफ एनालॉजीज, ताकि बच्चा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, मान लीजिए उसके पास कई सारे ऑप्शन है, तो एक सिंगल ऑप्शन को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से सिलेक्ट कर सके। इस तरीके से हम बच्चों के अंदर एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। फियर नहीं डेवलप करना है, इससे बच्चा सीखिएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। मोटिवेशन मतलब कि बच्चों के अंदर सीखने की चाह को हम किस तरीके से सस्टेन कर सकते हैं लंबे समय तक? बाय पनिशिंग अ चाइल्ड, पनिश करेंगे तो बच्चा क्या? निगेटिव मोटिवेट होगा, और वो एक टाइम के बाद वो चीज उसके अंदर भावना नहीं रहेगी। फोकस ऑन मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, तो ये कहीं ना कहीं सही है। और ऑप्शन देख लीजिए, गिविंग वेरी इजी टास्क देने से बच्चे का मोटिवेशन नहीं बनेगा, बच्चा वहीं का वहीं रह जाएगा, सीखेगा नहीं। फोकस ऑन रटने पे नहीं, तो हमें क्या करना है? मास्टरी ओरिएंटेड गोल, हमें एक साधारण गोल ना करके मास्टरी ओरिएंटेड गोल हमेशा क्या होता है? हमारा लॉन्ग टर्म होता है। हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म बेसिस में उसको अचीव करने के पीछे रहते हैं, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म होता है। एज एन हम ज्यादा देर तक दिन तक मोटिवेट रहेंगे, अपने लाइफ लॉन्ग मोटिवेट रहेंगे अपनी चीजों को अचीव करने के लिए, तो हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेम। शेम क्या है भाई? अब बच्चा शर्माता है, अपनी चीजों को व्यक्त नहीं कर पाता है, अपनी बातों को रख नहीं पाता है, तो शेम क्या है? हैज नो रिलेशन टू कॉग्निशन, मतलब हमारे कॉग्निटिव एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप शर्माओगे चीजों को, तो आप अपनी चीजें व्यक्त नहीं कर पाओगे, चीजों को अपने अंदर नहीं ढाल पाओगे, जिससे आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट रुक जाएगा, तो ये नहीं होगा। हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, अपने शेम नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं सही है। और ऑप्शन देख लीजिए, इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, एक इफेक्टिव वे है ताकि बच्चा मोटिवेट कर सके हम? बिल्कुल नहीं, इससे बच्चा मोटिवेट नहीं होगा। या शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रतिक्रिया में हमें शेम की भावना लानी चाहिए, जनरेट करनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ये हमारा क्या है? एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे कॉग्निशन में, हमारा दिमाग नहीं चलता है सही से, हम चीजों को सही से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग, कौन सा सबसे इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग है? तो सबसे पहला देखिए, रूट मेमोराइजिंग ऑफ कंटेंट, रट्टाफिकेशन, ये एक इफेक्टिव मेथड है, तो ये कभी नहीं होता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, एक्सप्लोर करना कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशनशिप। और ऑप्शन देखिए, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, भाई ऑब्जर्व करना लेकिन एनालाइज ना करना, उससे आपका
डेवलपमेंट मतलब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाए। इमिटेशन एंड रेपिटेशन, रटना, ये भी आपका गलत है। हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है बाय एनालाइजिंग द थिंग। हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना है, अपने रियल लाइफ से रिलेट करना है, ताकि हम चीजों और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से और समझ पाए। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट देखिए अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट ऑन अ गिवन टास्क। मतलब मान लीजिए टीचर ने किसी बच्चे को टास्क दिया है और बच्चे से बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है, तो उस हर मिस्टेक को टीचर को एनालाइज करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऑप्शन देखिए, शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, पनिशमेंट को डिसाइड करना, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर आर मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर इज मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या शी कैन सेग्रीगेट एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये जहां पे भी आए वही वो ऑप्शन गलत होगा। या लर्निंग इज सोरली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर, जो हम क्या करते हैं सोलली किस चीज पर, कि हम उस एरर को हमें बस ठीक करना है, इस पे हम डिपेंड रहते हैं, इसलिए उसको देखना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, पनिशमेंट के लिए नहीं। हमें क्या करना है, उस एरर को समझना है, एक मीनिंगफुल वे बच्चों को समझाना है कि ये एरर क्यों हुआ और इस एरर को कैसे ठीक किया जा सकता है, ताकि हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा बना सके। ये एक अच्छा तरीका है। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चा कब सीखने में डिफिकल्टी फेस करता है। ऑप्शन देखिए, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, जब इंफॉर्मेशन हम एक डिस्कनेक्टेड चंक्स पर भाई प्रेजेंट करते हैं बच्चों को, और बच्चों को कहते हैं कि रिलेशन फाइंड करना। दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, जब बच्चा भाई इंटरनली मोटिवेटेड रहता है तब बच्चा डिफिकल्ट फील करता है। या लर्निंग इन सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, या सोसाइटी में बच्चा लर्न करने में डिफिकल्ट फेस करता है। या कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वे, जब कंटेंट क्या आप मल्टीपल वे में रिप्रेजेंट करते हो तब बच्चा डिफिकल्ट फेस करता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही ऑप्शन क्या है, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। कब डिफिकल्ट फेस करेगा अपने चीजों को सीखने, जब हम एक डिस्कनेक्टेड वे में बच्चों को चीजें प्रेजेंट करेंगे, रिलेट करके प्रेजेंट नहीं करेंगे। जैसे ये कहा जाता है कि जो बच्चों को सिखा रहे हो वो हमेशा रियल लाइफ थिंग से रिलेट करके सिखाओ, बच्चे और अच्छी तरीके से सीखेंगे। लेकिन अगर डिस्कनेक्टेड वे में चीजों को, इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे का दिमाग समझ नहीं पाएगा, कनेक्शन नहीं कर पाएगा, और चीजें बच्चे को डिफिकल्ट होगी लर्न करने में। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, अब बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग क्या कही जाती है, हाई अरोजल और हाई फियर, जब बच्चा ज्यादा एक्साइटेड हो और ज्यादा डर में हो तो ऐसे में बच्चा सीख नहीं पाता है। लो अरोजल एंड हाई फियर, जब बच्चे के अंदर कोई एक्साइटमेंट ही ना हो और बच्चे के अंदर डर बहुत ज्यादा हो, ये इसमें भी बच्चा सीख नहीं पाता है। मॉडरेट अरोजल एंड नो फियर, इसमें बच्चा सीखेगा। क्यों? मॉडरेट अरोजल मतलब बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने में भी दिमाग से चीजें चली जाती हैं, और बच्चा फियर में नहीं है, डर में अगर बच्चा होगा तो चीजों को सीख नहीं पाएगा। लास्ट देखिए, नो अरोजल एंड नो फियर, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? बच्चा एक्साइटेड ही नहीं है, सीखने की इच्छा ही नहीं रखता है और कोई डर ही नहीं है, तो बच्चा तब भी नहीं सीख पाएगा। तो मॉडरेट अरोजल एंड नो फियर विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट children dash construction of their knowledge by their own, of their own। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज मतलब जहां पे बच्चा अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, चीजों को एक्टिवली पार्टिसिपेट होके सीखता है। तो ऐसे में हमें बताना है कि चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, इस डैश को फिल करना है। ऑप्शन देखिए, हैव नो रोल टू प्ले इन, बच्चा इसमें एक्टिवली मतलब कोई रोल प्ले नहीं करता है, तो ऑप्शन गलत होगा सीखने में। सोली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट, सीखने में बच्चा केवल अडल्ट पे डिपेंड रहता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। प्ले एन एक्टिव रोल, बिल्कुल सही। बच्चा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन प्ले एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, बच्चा एक्टिवली अपनी चीजों को, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर लर्निंग, कौन सा बिलीव गुड है लर्निंग के लिए। Ability to improvement, ability is fixed, efforts don't make any difference, failure is uncontrolled। फेलियर को हम अनकंट्रोल मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एफर्ट्स
अगर हम एफर्ट्स लगा रहे हैं तो वो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। मान लीजिए मैं वीडियो ऑप्शन दीजिए, अगर आप ये सोचो कि हम इतना पढ़ रहे हो और हमारे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमारा कोई एफर्ट्स नहीं लग रहा है, तो आप चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। देन एबिलिटी इज फिक्स्ड, एबिलिटी हमारी क्या है, फिक्स्ड है, हम उसके आगे मूव नहीं कर सकते, ये भी गलत है। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं इस समय हमेशा आगे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कार्य किया जा चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको और अच्छी तरीके से किया नहीं जा सकता। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, ये एबिलिटी हमको सीखना अच्छी तरीके से सिखाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, conceptual understanding among student is likely to improve in the setting which emphasizes on conceptual understanding among student, मतलब concepts का development बच्चों के बीच is likely to improve in the setting which emphasize on, ये किस चीज पे emphasize करता है, जब बच्चा conceptual development understanding बच्चे के अंदर अच्छी आएगी तो क्या कंपटीशन की भावना या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी, मतलब टेक्स्ट बुक को माध्यम रखते हुए ही चीजों को सीखना, या फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, ठीक, हम टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन देना, या इंक्वायरी एंड डायलॉग। इंक्वायरी एंड डायलॉग विल बी राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हम चीजों को सीखने में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, चीजों को समझते हैं, एम्फसाइज करते हैं, तब कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक, तब हम कंक्लूजन ड्रॉ करके अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। तो इंक्वायरी से, डायलॉग से ही हम चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसीड ऑन टास्क, ये भी क्वेश्चन में करा चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की आइडिया ऑन लैंग्वेज थॉट दैट काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ। अब वाइगोस्की क्या कहते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज डेवलप होती है तब थॉट डेवलप होता है। स्पीच की बात करते हैं तीन तरीके की, प्राइवेट स्पीच की बात, इनर स्पीच की बात, और आपका सोशल स्पीच की बात। ये हमारी प्राइवेट स्पीच जब हम बड़े होते हैं, ठीक, तो हमारी प्राइवेट स्पीच इसमें बदल जाती है, इनर स्पीच में बदल जाती है, हम अपने आप को बिना बोले डायरेक्ट करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्पीच में हम लाउडली चीजों को डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो साइना है अपने आप को डायरेक्ट कर रही है फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क, ये किस तरीके की स्पीच की बात कर रहा है, किस तरीके की, ये प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। कॉग्निटिव इमेच्योरिटी मतलब बच्चे का दिमाग मतलब छोटा है, इमेच्योर है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेल्फ रेगुलेशन विल बी राइट आंसर। क्यों? यहाँ पे बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, अपने आप को एक दिशा दे रहा है कि किस तरीके से हमको ये काम करना है। अहम केंद्रित नहीं होगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, बच्चा यहाँ पे अपने आप को डायरेक्ट करता है ताकि चीजों को और अच्छी तरीके से कर पाए। तो राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट देखिए, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, इवैल्यूएशन प्रैक्टिस मतलब जो भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है बच्चे को, बच्चे की परफॉर्मेंस को, वो उसका एम क्या होता है। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, बच्चों पे लेबल लगाना, ये चीज बिल्कुल भी गलत है। सेग्रीगेट करना, ये भी ऑप्शन गलत है। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, बच्चों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना, ये कहीं ना कहीं क्या सही है। और ऑप्शन देखिए लास्ट, आइडेंटिफिकेशन हाई अचीवर फॉर प्राइज, बच्चे मतलब जो टॉपर बच्चा है उसको आइडेंटिफाई करना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हम क्या करते हैं, बच्चे की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और बच्चे की नीड के मतलब उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को हम एक पर्टिकुलर आप फीडबैक देते हो और उस चीज पे काम करते हो ताकि बच्चे की वो नीड पूरी हो पाए, बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा 2021 पेपर 1 का, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। अब इंडिविजुअल डिफरेंस, दो बच्चे एक समान नहीं होते। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि जब हमारे डेवलपमेंट की बात है तो हमारा डेवलपमेंट किस पर डिपेंड होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही रोल 50-50% प्ले करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट ज्यादा रोल प्ले करता है, लेकिन दोनों ही लोग इक्वल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट में। तो जो बच्चे, दो लोग बच्चे अलग हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं किसके कारण है। ऑप्शंस देखिए, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही। दोनों के इंटरेक्शन से ही हमारा क्या है, डेवलपमेंट होता है। और दो लोग अपने उनका इन्वायरमेंटल फैक्टर, मैं जिस परिस्थिति में रह रही हूँ वो अलग है, जिस इन्वायरमेंट में रह रही हूँ वो, आप किस परिस्थिति इन्वायरमेंट में रह रहे हो वो अलग है। तो सबकी चीजें अलग अलग होती है, इसीलिए डेवलपमेंट में ये दोनों रोल प्ले करते हैं और हर एक का डेवलपमेंट अलग अलग स्तर का, हर अलग तरीके का होता है।
तो ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन और हमारे 2021 का पेपर। आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि ये पेपर कितना सिंपल आया था। दूसरी चीज, इसमें किसी भी तरीके का असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन अब जो लास्ट ईयर से जो पूछने लगे हैं वो पैटर्न चेंज हुआ है। क्वेश्चन का स्तर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं, जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं, स्टेटमेंट को नहीं समझ पाते। तो उसको भी, उस पार्ट को भी हमको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना है। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चीजें समझ में आएंगी, क्या क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे में हम और प्रीवियस ईयर पेपर लेके आएंगे, उसको करेंगे, चीजों को समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करेंगे। लास्टली मैं असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन अब अपकमिंग वीडियोस में लेके आऊंगी, ताकि आप स्टेटमेंट और रीजन को करना सीखेंगे और जो हमारे जो नए पैटर्न में चेंज हुआ है उसको हम पैटर्न करते हुए आगे मूव करेंगे। तो फाइनली रिक्वेस्ट बस यही है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आ रही है तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।